हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो बेटा ये एक टॉपिक अपना बाकी चल रहा था छोटा सा, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, और रेसिडेंशियल स्टेटस में अपन ने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट पहले सीखे हुए हैं, और क्या क्या हम जानते हैं एक बार मैं बेसिक आइडिया पहले दे देता हूँ। आपको पता ही है कि जब मैं पैसा कमाता हूं तो उसके दो नेचर होते हैं, एक को कहते हैं इंडियन इनकम और एक को कहते हैं फॉरेन इनकम। तो जब मैं पैसा कमाता हूं इंडियन और फॉरेन इनकम, तो मेरे को कौन सी इनकम पे टैक्स देना होता है, एज यू ऑल नो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पे। आपको अगर वो टेबल याद हो कॉपी वाली, तो वहां पे अपन ने देखा था कि अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, तीन टाइप के कॉन्सेप्ट होते थे, OR, NOR, NR। वहां पे क्या बात आती थी, अगर मैं इंडियन इनकम कमाता हूं, फॉरेन इनकम कमाता हूं, तो OR हो तो हर इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, NOR हो तो हर इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, NR हो तो हर इंडियन इनकम पे टैक्स देना है। पर फॉरेन इनकम जब मैं कमाता हूं, तो OR हूं तो हर फॉरेन इनकम पे टैक्स देना है, NR को किसी भी फॉरेन इनकम में टैक्स नहीं देना है, और NOR को एक फॉरेन इनकम में देना होता है, जो BNP कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया वाली होती है। तो ये टेबल याद होगी, टैक्सेबिलिटी की टेबल है। अब इस लॉजिक के अंदर अपने पास बात आती थी, कौन सी इनकम इंडियन है, कौन सी इनकम फॉरेन है, ये मैं जज कैसे करता हूं। तो एक सिस्टम हुआ करता था कि अगर कोई इनकम या तो इंडिया में अक्रू हो जाए या फिर इंडिया में रिसीव हो जाए, तो उसे इंडियन इनकम कहते हैं। और अगर कोई इनकम अक्रू भी फॉरेन में हो जाए और रिसीव भी फॉरेन में हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन इनकम कहते हैं। तो अक्रू वर्ड इज द इंपॉर्टेंट वर्ड टू डिटरमाइन वेदर इनकम इज इंडियन और इट इज फॉरेन। अब अक्रू की जगह नॉर्मली अपन अपने कॉमन सेंस से देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि यार मैं अगर इंडिया में बिजनेस करता हूं तो मेरी कमाने की जगह इंडिया है, मेरा मकान इंडिया का है, मैंने रेंट पे दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो इनकम इंडिया में अक्रू करती है। पर एक सेक्शन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जो कि ये क्लियर करता है कि कौन कौन सी इनकम को इंडिया में डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाता है। मतलब लॉ मुझे क्या करता है कि कुछ इनकम्स के बारे में रेफरेंस देता है, कुछ इनकम के बारे में क्लैरिटी देता है, और ये बोलता है कि ये इनकम जब भी मैं कमाऊंगा तो इस इनकम को इंडिया में अक्रू माना जाएगा। कुछ इनकम के बारे में रेफरेंस देता है और बोलता है कि ये इनकम जब मैं कमाऊंगा तो इसे इंडिया में अक्रू माना जाएगा। और वो इनकम जो इंडिया में अक्रू लॉ ने मान ली, तो उसका नेचर आपको पता ही है कि इंडियन बन जाएगा, क्योंकि इंडिया में या तो अक्रू हो या रिसीव हो, दोनों में से एक चीज इंडिया में चाहिए। तो अगर ये चक्कर के साथ अपन सोचे तो सेक्शन 9 में बहुत सारी इनकम है जिसको कि इंडिया में अक्रू माना जाता है। तो अगर मैं शुरुआत करता हूं इस सेक्शन की, तो सबसे पहले सेक्शन आता है 911। एक चीज मैं बोलूंगा आपको कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये नोट्स वीडियो पोस्ट करके आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आपका वो नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। जितना पढ़ना है उतना रिलेवेंट चीजें आपके कॉपी में रह जाएगी। तो सेक्शन 911 कहता है कि 4 प्रकार से अगर मैं पैसा कमाता हूं तो उस इनकम को इंडिया में अक्रू मानेंगे। 4 प्रकार से अगर मैं पैसा कमाता हूं तो उसको इंडिया में अक्रू मानेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, फ्रॉम एनी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। 4 तरीके से कमाए गए पैसे को इंडिया में अक्रू मानना है, 911 कहता है। पहला है बिजनेस कनेक्शन से कमाया गया पैसा, दूसरा है प्रॉपर्टी इन इंडिया से कमाया गया पैसा, तीसरा है कोई भी एसेट या सोर्स ऑफ इनकम जो इंडिया में है उससे कमाया गया पैसा, और चौथा है कैपिटल एसेट जो इंडिया में है उसके ट्रांसफर से कमाया गया पैसा। एक एक करके मैं समझाता हूं। पहला पॉइंट मुझे क्या कह रहा है, बिजनेस कनेक्शन से कमाया गया पैसा। बिजनेस कनेक्शन और बिजनेस से कमाए गए पैसे में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमा रहा हूं। इंडिया में अगर मैं बिजनेस करके पैसा कमा रहा हूं तब तो फिर वो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में तो वैसे ही इंडियन इनकम है। अगर मैं बोलूं मैं इंडिया में बिजनेस करता हूं तब तो वो इनकम इंडियन होनी थी, वो थर्ड कैटेगरी का लॉजिक है, थर्ड कैटेगरी में आता है। सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में आ गया। बिजनेस कनेक्शन में क्या होगा, हो सकता है कि मैं बिजनेस विदेश में करता हूं। एक और चीज ध्यान रखना कि इस टॉपिक के लिए आप NRI की फीलिंग में रहे तो ज्यादा लॉजिक आएगा, क्योंकि अगर मैं रेसिडेंट बनूंगा तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता इंडियन इनकम कमा रहा हूं कि फॉरेन इनकम, दोनों पे टैक्स देना होता है। तो आपको 10 बार मैंने कहा था कि इनकम इंडियन है या फॉरेन है, ये जजमेंट NOR या NR व्यक्ति ज्यादातर लेते हैं। उनको फर्क पड़ता है कि इनकम का नेचर क्या है। स्टेटस अगर मेरा OR है तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, फिर ये सेक्शन क्या मेरे लिए रिलेवेंट है, क्योंकि इनकम का नेचर इंडियन है या फॉरेन है, मेरे को तो दोनों में टैक्स देना था। तो NR की फीलिंग में रहूंगा तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसकी लॉजिक्स।
तो अगर सपोज करो मैं विदेश में बिजनेस करता हूँ, मैं विदेशी हूँ, नॉन रेसिडेंट हूँ, बिजनेस भी मेरा विदेश में है, तो टेक्निकली ऐसा लगता है कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो तो विदेश में कमा रहा हूँ, सीधी सी बात है, अक्रू विदेश में हो रही मेरी इनकम। पर अगर मैंने बाई चांस इंडिया में कोई बिजनेस नहीं किया, पर इंडिया में मैंने कोई एजेंट्स अपॉइंट कर लिए, कोई एजेंट अपॉइंट कर लिए, एजेंट लोग मेरे लिए ऑर्डर इकट्ठा करते हैं, या एजेंट लोग मेरे माल का इंडिया में स्टॉक रखते हैं, वट एवर द टाइप ऑफ एजेंट। तो अगर मैं इस प्रकार के लेवल पे काम करके पैसा कमा लेता हूं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमा रहा हूं। बिजनेस करने के लिए तो मेरे को खुद का कोई ब्रांच ऑफिस इंडिया में लगाना पड़ता, कोई दुकान खोलनी पड़ती, कुछ भी एक्सवाइजेड करना पड़ता। मैं कोई रोज डे टू डे एक्टिविटीज बिजनेस की नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पर मैं अपने एजेंट के थ्रू इंडिया में एक कनेक्शन लगा के बैठ गया हूं। अगर वो एजेंट के थ्रू मेरा कोई ऑर्डर आता है तो मैं इंडिया में डिस्पैच करता हूं, कुछ भी होता है तो ऐसा कर देता हूं। तो इस तरीके से जो पैसा मैं कमाता हूं उसे भी इंडिया में अक्रू ही मानना है। इन्होंने बोला बिजनेस कनेक्शन से भी कमाए गए पैसे को इंडिया में अक्रू माना जाए। ठीक है, बिजनेस करके पैसा कमाऊंगा तब तो वैसे ही इंडिया में अक्रू है, फिर उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलना, उसको तो मैं तीसरे पॉइंट में डालूंगा, सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ऐसा बोल के मैं टैक्सेबिलिटी में इंडियन इनकम में लेके आ जाऊँ। दूसरी इनकम बहुत इजी है, अगर जिस प्रॉपर्टी से मैं पैसा कमा रहा हूं वो इंडिया में है तो फिर मेरी इनकम इंडियन इनकम है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, मेरा मुंबई में एक मकान है, मैंने किराए पे दे रखा है, तो ये जो इनकम आने वाली है वो इंडियन इनकम है, क्योंकि जो रेंट आ रहा है वो प्रॉपर्टी इन इंडिया से आ रहा है। ठीक है, तीसरी चीज में बोला इन्होंने एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इंडिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बिजनेस करके इंडिया में पैसे कमाए तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में आ गया। सपोज करें कि मैंने इंडिया के एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक एफडी करा दी है, तो एफडी से जो ब्याज आ रहा है वो इंडियन इनकम है, रीजन बीइंग सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में आ रहा है। तो ये जो टाइप की इनकम होती है उसे तीसरी कैटेगरी में इनको रख सकते हैं अपन। और चौथी कैटेगरी सिंपल है, अगर कोई कैपिटल एसेट इंडिया में है और मैंने उसको बेच दिया, जैसे मैंने मुंबई में एक मकान बेच दिया, तो आपको पता ही है मकान बेचने से कैपिटल गेन होता है, तो वो जो कैपिटल गेन है उसका नेचर क्या होगा, इंडियन नेचर होगा, क्योंकि वो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है। रीजन बीइंग मैंने वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है जो इंडिया में सिचुएटेड है। तो 911 चार कैटेगरी याद रखनी है मेरे को केवल, इन तरीके से कमाए गए पैसे को इंडियन इनकम बोलना है। मैं इंडियन इनकम क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर इनकम इंडिया में अक्रू होगी इस सेक्शन के तहत तो इनकम का नेचर इंडियन ही होने वाला है, क्योंकि इंडियन इनकम क्या होती है, या तो इंडिया में अक्रू हो या इंडिया में रिसीव हो। तो ये चार इनकम एक बार रिपीट कर देता हूं, कंक्लूड करता हूं। बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी इन इंडिया, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इनसे कमाया गया पैसा इंडिया में अक्रू माना जाएगा। अब अगली बात में चलते हैं, एग्जाम में मेन चीज ये आएगी बेटा। अब इन्होंने बोला ये जो चीजें हैं, ये तो पैसा मैं इन तरीके से कमाऊंगा जो मैं बताने वाला हूं, उस पैसे को, उस इनकम को इंडिया में अक्रू नहीं मानना है। इन तरीकों से कमाया गया पैसा इंडिया में अक्रू नहीं मानना है, ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है 911 का, 911 एक्सप्लेनेशन 1। इन तरीके से कमाया गया पैसा इंडिया में अक्रू नहीं माना जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हुई है। इंडिया में अक्रू नहीं हुई का मतलब ये नहीं कि आप फॉरेन इनकम बोल दो, क्योंकि फॉरेन इनकम होने के लिए अक्रू भी विदेशी है और रिसीव भी विदेशी है। पता पड़े ये इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हो रही पर रिसीव हो जाए तो, रिसीव हो जाए तो फिर तो नेचर इंडियन बन जाएगा, पर लॉजिक अक्रूवल वाला नहीं है, रिसीव वाला लॉजिक है। पर अगर अक्रू भी यानी इनकम अक्रू तो इंडिया में होगी नहीं, अब रिसीव भी विदेश हो जाए, अक्रू भी विदेश हो जाए, तो फिर इनकम का नेचर फॉरेन टेक्निकली बोला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो पहली इनकम आती है वो तो नेम ही फर्जी है, एक्सप्लेनेशन 1 में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है। ये मेरे को कह रहे हैं कि अगर बाय चांस मैं बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस के ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि मान के चलो जैसे एप्पल इनकॉर्पोरेशन की बात करो, एप्पल तो अपने मोबाइल पूरे वर्ल्ड में बेचती है, इंडिया में भी, यूएसए की कंपनी है जबकि। तो अब क्योंकि मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं, मैं एनआरआई हूं, हमेशा फील्ड में रहना है ना, मैं विदेशी हूं, मैं एनआरआई हूं, इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमा रहा हूं, तो वो तो इंडियन इनकम होगी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन से कमाऊंगा तो भी इंडियन होगी, फर्स्ट पॉइंट। ये दोनों बातें अपन को समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं पर उसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं है, मैं वर्ल्ड ओवर ऑपरेट कर रहा हूं, मतलब मैंने कुछ फैक्ट्री इंडिया में भी लगा रखी है, चाइना में भी लगा रखी है, जापान में भी लगा रखी है, हर जगह मैं अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वहीं से बेच देता हूं, तो क्या मेरी सारी कमाई जो मैं कमाऊंगा आप उसको इंडिया में अक्रू मान लोगे क्या, सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया मान लोगे क्या? क्योंकि मैं, मेरा एक फैक्ट्री तो इंडिया में है, मान लो कि इंडिया में कोई
मोबाइल बनाकर मैंने चाइना में बेच दिए तो कोई मेरा फैक्ट्री हो सकता था। तो इसके लिए क्लैरिटी दे रखी है, जस्ट ए क्लैरिफिकेशन। इन्होंने कहा कि अगर मेरे बिजनेस के ऑपरेशन, इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, बिजनेस के केस में अगर मेरे सारे ऑपरेशन इंडिया में नहीं है तो वही इनकम इंडिया में अक्रू माननी है जो इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड। मेरी सारी इनकम को इंडिया में अक्रू मत मान लेना, इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम को ही इंडिया में अक्रू माना जाएगा, बाकी को नहीं माना जाएगा। ये पहला क्लैरिफिकेशन दिया। बिजनेस विच ऑल द ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, द इनकम ऑफ बिजनेस deemed to accrue in India shall be only such part of income as reasonably attributable to the operation carried out in India। केवल उतनी इनकम को इंडिया में अक्रू मानना है, बाकी को नहीं मानना। मेरी सारी इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हुई है, केवल इंडिया के ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम ही इंडिया में अक्रू मानी जाएगी। ये पहला क्लैरिफिकेशन दिया है, बाकी इनकम को नहीं मानेंगे इंडिया में अक्रू। सिमिलरली अगला पॉइंट क्या दिया है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। बहुत सिंपल है, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं जापान का रहने वाला हूं, इंडिया में आया, आसाम से मैंने 1000 क्विंटल चाय खरीदी और अपने देश जापान ले गया और वहां पे जाके बेचूंगा। अब बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है, मैं इंडिया में आया, आसाम में मैंने चाय बाय करी, ये चाय बाय करके मैं क्या कर गया हूं, मैं एक्सपोर्ट करके ले गया अपने देश में और वहां पे जाकर मैं बेच के पैसा कमा रहा हूं। तो क्या भारत सरकार ये बोल सकती है कि हमारे देश की चाय बेच के तूने पैसे कमाए अपने देश में? तो क्या ये इनकम इंडिया में अक्रू है? केवल ये रीजन की जो गुड्स मैंने अपने देश में बेच के, देखा जाए तो मैंने पैसा कहां से कमाया है? आप सोचो अच्छी तरह से, मैंने पैसा इंडिया से नहीं कमाया, मैंने पैसा तो जापान में कमाया। ये अलग बात है कि जिस गुड्स से मैंने पैसा कमाया वो मैंने खरीदे इंडिया से थे। केवल ये रीजन की मैंने इंडिया से गुड्स खरीद के अपने देश में पैसा कमाया, क्या ये इनकम इंडिया में अक्रू हो जाएगी? जवाब दिया नहीं। इन्होंने बोला कि अगर कोई गुड्स आप खरीदते हो, एक्सपोर्ट करके अपने देश ले जाके पैसा कमाते हो, कमाओ, उस इनकम को हम इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। सेम लॉजिक, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। अगेन मैं नॉन रेसिडेंट हूं, हर मैं नॉन रेसिडेंट की फील्ड में रह के एज्यूम करना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और एक और बात है, ये वीडियो पब्लिक में रहेगा तो इसको लाइक करना है आपको सभी जनों को, ये लाइक वाइक करना जरूरी है, बिना लाइक के कुछ नहीं चलने वाला है दुनिया में। आगे आपके सामने कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। क्या है भैया इसके अंदर? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं इंडिया की कोई न्यूज इकट्ठी करके अपने विदेशी चैनल पे दिखाऊं? सपोज करो मैं एक न्यूज चैनल हूं, मेरा न्यूज चैनल यूएसए में है, अब मैं अपने न्यूज चैनल में इंडिया के मोदी जी की चीजें दिखाता हूं, इंडिया के और कोई लोगों की न्यूज या व्यूज इकट्ठी करके जब चुनाव होते हैं तो अपने देश के लोगों को दिखाता हूं और बताता हूं कि देखो इंडिया में ये चल रहा है। तो अब मैंने क्योंकि अपने चैनल में इंडिया की न्यूज और व्यूज शो करके पैसे कमाए, ऑब्वियसली मैं इंडिया की न्यूज दिखाऊंगा तो इंडिया की न्यूज से मेरे पास टीआरपी वगैरह आती है और पैसे कमाऊंगा मैं। तो क्या ये इनकम इंडिया में अक्रू है? क्योंकि मैंने वापस से वही बात है, यहाँ पे भी मैंने पैसा तो अपने देश में कमाया ना, मैं तो फॉरेन में पैसा कमा रहा हूँ, अपने देश में बैठ के पैसा कमा रहा हूँ। बस चक्कर क्या है कि मैं जो न्यूज दिखा रहा हूँ वो विदेशी है, यानी सॉरी इंडिया की है। तो क्या इंडिया की न्यूज दिखा दी तो गुनाह कर दिया? ऐसे तो इंडिया के चैनल भी तो विदेशी न्यूज दिखाते हैं। अभी ट्रंप के चुनाव में ये पूरा का पूरा ऐसे गिन रहे थे जैसे तो इनके देश में चुनाव हो रहे हैं, अपने देश में चुनाव हो रहे हैं, तो पूरा चैनल वाले ट्रंप जीत गए, वो हार गई हिलेरी क्लिंटन, जो भी XYZ थी। तो यार इसको तो गलत बात है अगर इस इनकम को इंडिया में अक्रू माना जाए और टैक्स लिया जाए मुझसे। तो ये तीसरी चीज बोली, अगर मैं एज ए नॉन रेसिडेंट इंडिया की न्यूज और व्यूज इकट्ठी करता हूं और अपने देश के चैनल में दिखा के पैसा कमाता हूं, इसको इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। सिमिलरली चौथी चीज इसी तरह के लॉजिक से, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया। सिंपल है, मैं एक डायरेक्टर हूं विदेशी, फॉरेन डायरेक्टर हूं, इंडिया में आकर एक जगह पे मैंने एक लोकेशन में अपनी मूवी की 3 4 5 सीन शूट किए और अपनी उस मूवी में वो जगह दिखाई जाएगी। ऑब्वियसली मेरी मूवी जब दुनिया के लोग देखेंगे तो उसमें इंडिया की लोकेशंस भी दिखेगी। तो क्या मैंने केवल इसलिए कि इंडिया में आकर सिनेमेटोग्राफ फिल्म शूट कर ली और मेरी फिल्म में इंडिया की जगह दिख रही है, तो जो मैं पैसा अपनी मूवी से कमाऊंगा, सपोज करें कि वो मूवी मैंने
इंडिया में तो लॉन्च भी नहीं करी। अब ये अलग बात है, देखो अगर मैं हिंदी में डब करके इंडिया में लॉन्च करता हूँ और वो पैसा कमाता हूँ, तब तो सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया आ गया, वो तो इंडिया में अग्रो हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के लोगों को पैसे दिखाकर मैंने पैसे कमाए, फिल्म दिखाकर। पर अगर मान लीजिए कि मैंने मूवी शूटिंग में तो इंडिया की लोकेशन डाली, पर वो मूवी अपने देश में दिखाई लोगों को, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में, और पैसे कमाए, इंडिया के लोगों को कभी कुछ शो ही नहीं करा था इस प्रकार से। तो ये जो केवल एक रीज़न कि भैया मेरी फिल्म में इंडिया की लोकेशन की जगह है तो ये तो इनकम इंडिया में अक्रू हो जाए, तो गलत बात है। ऐसे तो हमारे डायरेक्टर भी तो विदेशी लोकेशन में जाके फिल्म की शूटिंग करते हैं। अब वो विदेशी लोकेशन में जाके फिल्म की शूटिंग करते हैं, पर अपने देश में आके हिंदी में उसको इंडिया के लोगों को दिखा के पैसा कमाते हैं ना, तो उनसे क्या दिक्कत है? वो फॉरेन सरकार उनको थोड़ी ना बोलती कि भाई हमारे देश की लोकेशन को तूने अपनी मूवी में दिखा दिया, चल टैक्स दे। तो ये तो सरासर गलत है। इसीलिए चौथा पॉइंट बोल दिया, इसको भी इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। और लास्ट और फाइनल, ये भी नेम फर्जी है, पांचवी चीज जिसे इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे, इसमें बड़ी सिंपल है। अगर मैं एक फॉरेन कंपनी हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट वाली में मेरे को केवल एक एनआरआई की फीलिंग में तो सब में रहना पड़ेगा, पर इस लास्ट कैटेगरी में मैं फॉरेन कंपनी के रूप में रहूंगा। फॉरेन कंपनी भी एनआर होती है, पता होगा आपको अच्छी तरह से, ऑल द फॉरेन कंपनीज आर नॉन रेसिडेंट। तो पर लास्ट वाले पॉइंट में फॉरेन कंपनी ही अगर कमाएगी पैसा इस प्रकार से, तो इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। तो अगर मैं फॉरेन कंपनी हूं और मेरा बिजनेस है माइनिंग ऑफ डायमंड्स, ठीक है, माइनिंग ऑफ डायमंड्स का मेरा काम है, तो मेरी कोई भी इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होगी। अगर मैं क्या काम करता हूं, डिस्प्ले करता हूं उस अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड का इन स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरी फॉरेन कंपनी है, मेरा डायमंड की माइनिंग का काम है, अपने द्वारा माइन किए गए डायमंड को मैं इंडिया के अंदर आके डिस्प्ले करता हूं, और डिस्प्ले करके हो सकता है कोई डायमंड खरीद भी लेता हो शायद इंडिया में। तो क्या ये डिस्प्ले की एक्टिविटीज है, डिस्प्ले भी फोकस करता हूं, ये जो डिस्प्ले की एक्टिविटीज मैंने इंडिया में आके करी है, क्या उससे होने वाली इनकम को इंडिया में अक्रू मानेंगे? तो जवाब है नहीं मानेंगे, बशर्ते जहां पे मैं ये डायमंड डिस्प्ले कर रहा हूं वो स्पेशल जोन्स होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड। तो फॉरेन कंपनीज के लिए ये जो एक्टिविटीज से पैसा कमाऊंगा मैं, डिस्प्ले ऑफ डायमंड वाली, इसको इंडिया में अक्रू नहीं मानना है। तो ये 5 इनकम ऐसी है, इनको अगर इस तरीके से मैं पैसा कमा लेता हूं, भले इस पैसे को कमाने में इंडिया का रोल होगा, सब में इंडिया का रोल है, देखो फर्स्ट से लेकर 5वें तक में इंडिया का कहीं ना कहीं रोल है, पर क्योंकि इंडिया का रोल है दैट डज नॉट मीन कि मेरी इनकम इंडिया में अक्रू होगी। ये 5 केस में मेरी इनकम इंडिया में अक्रू नहीं मानी जाती है। तो ये बेटा पहली इनकम है जो कहती है 911, 5 एक्टिविटी से कमाई गई इनकम को इंडिया में अक्रू मानना है, पर उसके 5 एक्सप्लेनेशन है, 5 एक्सेप्शन में बोल देता हूं, 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे कि मैं पैसा कमा रहा हूं, इंडिया इन्वॉल्व है, फिर भी मेरी इनकम इंडिया में अक्रू नहीं है। अगली 2 इनकम आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सैलरी हेड में, 912 और 913। तो मैं जस्ट क्विक रिकैप देता हूं इसका। 912 क्या कहता था मुझे, सैलरी की इनकम को इंडिया में अक्रू कम मानते हैं, मैंने सैलरी हेड में पढ़ा दिया था, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से। जनरली कोई भी सैलरी जो मैं कमाता हूं उसे इंडिया में अक्रू मानते हैं अगर अर्न इन इंडिया होती है वो सैलरी, और सैलरी अर्न इन इंडिया तब होती है जब वो पैसा मुझे इंडिया में सर्विस रेंडर्ड करने के कारण मिले। तो 912 ये कहता था, ये लिखवा रखा है मैंने आपको पहले ही सैलरी हेड में, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन में कर नहीं रहा हूं। और 913 तो बच्चा याद रखना चाहिए था, 912 का एक्सेप्शन था। 913 कहता था कि अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे काम में रखा है, तो भले ही मैं सर्विसेज बाहर रेंडर करूं, पर उस सर्विसेज के कारण मिलने वाली सैलरी को इंडिया में अक्रू मानते हैं। पर इसमें एक 10(7) करके एग्जम्पशन आती थी मेरे पास, जो मुझे कहती थी कि कोई भी परक्यूसिट और कोई भी अलाउंसेस अगर मुझे मिलता है एज ए 913 एम्प्लॉई, तो वो सारे अलाउंस और परक्यूसिट मेरे लिए क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। तो इसके ऊपर तो हमारा डिस्कशन पहले हो चुका था इन 2 सेक्शंस के ऊपर। आगे बढ़ने का समय आ गया है। 912, 913 3 इनकम हो गई। 914 बहुत ही ईजी है, जस्ट ए सिंपल सेक्शन। अगर कोई डिविडेंड मैं कमाता हूं, मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं कौन एनआरआई बन के सोचोगे, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैंने किसी इंडियन कंपनी में पैसा लगा रखा है, लगा सकता हूं, और मुझे डिविडेंड मिल रहा है, और वो डिविडेंड कंपनी मुझे भारी विदेशी में पे कर रही है, यानी कि मैं ना इंडिया आया, ना मैंने कोई विदेश, ना उस कंपनी से डिविडेंड मेरे पास कोई विदेश लेने की इंडिया में लेने के लिए आया, इंडियन कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है और डिविडेंड मुझे पे कर रही है वो इंडियन कंपनी, भले ही वो पेमेंट कहां पे किया गया हो, आउटसाइड इंडिया,
उस इनकम को इंडिया में अक्रू मानेंगे, डिविडेंड इनकम को इंडिया में ही अक्रू मानेंगे, क्योंकि डिविडेंड देने वाली इंडियन कंपनी है। तो वी कैन से अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी देती है तो उसे इंडिया में ही अक्रू मानना है, भले वो इंडिया में पे करती हो, भले वो आउटसाइड इंडिया पे करती हो। 914, तो एक बार मैं वापस से 1 2 3 4 को रिक्वेस्ट कर देता हूँ। 911 कहता है मुझे 4 प्रकार से कमाई की इनकम को इंडिया में अक्रू मानना है। बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी इन इंडिया, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इस 911 के एक्सप्लेनेशन में मुझे 5 बातें बताई गई और बोला गया कि भले इन 5 में इंडिया का पिक्चर है, पर उसको इंडिया में अक्रू नहीं मानना। पहली चीज, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं, उसके ऑपरेशन इंडिया में भी करता हूं और दूसरी जगह पे भी करता हूं, तो केवल उतनी ही इनकम को इंडिया में अक्रू मानना है जो इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसी के सेकंड पॉइंट में लिखा था कि अगर मैं इंडिया का कोई गुड्स खरीद कर अपने देश ले जाकर एक्सपोर्ट करके बेचता हूं, तो उस इनकम को इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। तीसरा पॉइंट, इंडिया की कोई न्यूज और व्यूज इकट्ठी करके अपने देश में दिखाता हूं, उसको इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। इंडिया में आके कोई मूवी शूटिंग करके मूवी बना के पैसा कमाता हूं, तो इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर मैं फॉरेन कंपनी हूं, डायमंड माइनिंग का मेरा काम है और मैं डिस्प्ले ऑफ डायमंड की एक्टिविटी स्पेशल जोन्स में करके पैसा कमाता हूं, तो उस इनकम को इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे। 912 कहता था सैलरी की इनकम को इंडिया में अक्रू जनरली मानते हैं, अगर मैं प्लेस ऑफ सर्विस रेंडर्ड अगर इंडिया में है तो इंडिया में अक्रू मानेंगे, और अगर सर्विस रेंडर्ड की जगह विदेश है तो विदेश में अक्रू मानेंगे। 913, 912 का एक्सेप्शन है। 914 कहता है डिविडेंड जो भी देता है वो इंडिया में अक्रू मानेंगे, देने वाली इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब आते हैं बेटा 915, 916, 917, ये तीनों भाई हैं और ये तीनों का रोल सबसे ज्यादा हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो 5वीं इनकम पे चलता हूं, 915। 915 मुझे इंटरेस्ट इनकम के बारे में बताता है कि इंटरेस्ट से होने वाली इनकम कब इंडिया में अक्रू मानी जाएगी। ब्याज की इनकम को इंडिया में अक्रू कब मानना है, उसके ऊपर 915 क्लैरिटी देता है। थोड़ा सा मैं आता हूं, देखो मैं वापस से एनआरआई हूं, ये बात के चलना है, हमेशा आपको हमेशा ध्यान रखना है। ब्याज की इनकम कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे उधार देना पड़ता है लोगों को। तो मैं अगर ब्याज कमा रहा हूं तो मैंने किसी को लोन दे रखा होगा, और जिसको मैंने लोन दे रखा होगा उससे मैं जो ब्याज कमा रहा हूं वो मेरी इनकम होती है। आपको पता है कि ब्याज से होने वाली इनकम अगर मेरा काम ही लोन देने का तो बीएनपी में चली जाएगी, अदरवाइज आईओएस में चली जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्याज मैं कमा रहा हूं वो इंडिया में अक्रू हो रहा है कि फॉरेन में अक्रू हो रहा है, जज कैसे करें। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। 915 में क्या लिखा हुआ है सुन लीजिए, अब सुनते जाइए और साथ में लिख भी लेना इसका चार्ट। पहला पॉइंट मुझे लिखा है, अगर कोई इंटरेस्ट मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमा रहा हूं, आपको पता होगा भारत सरकार पे खूब कर्जा है, तो भारत सरकार बहुत सारा ब्याज देती है विदेशी बैंक्स को, विदेशी लोन लिखा है जनरली। तो अब अगर मैं एनआरआई हूं और मैंने भारत सरकार को कोई लोन दे रखा है और ब्याज की इनकम में कमा रहा हूं, किससे कमा रहा हूं उसको देखना है। मैं नहीं हूं गवर्नमेंट, ध्यान रख लेना, मैं तो एनआरआई हूं, विदेश में बैठ के ब्याज कमा रहा हूं, विदेश में बैठ के ब्याज कमा रहा हूं, इंडिया में आया भी नहीं, मैं विदेश में बैठ के ब्याज कमा रहा हूं। पर अगर वो ब्याज मैंने भारत सरकार से कमाई है तो वो ब्याज इंडिया में अक्रू मानी जाएगी, वो इंडियन इनकम बन जाएगी। पहला कैंसिल हो गया, अगर ब्याज मैंने गवर्नमेंट से कमाई है तो उसे इंडिया में अक्रू मानेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर ब्याज मैं कमा रहा हूं इंडिया के किसी रेसिडेंट से, किससे कमा रहा हूं उस पर फोकस है, ध्यान रख लेना, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगर कोई ब्याज मैं कमा रहा हूं इंडिया के किसी रेसिडेंट से, इंडिया के किसी रेसिडेंट से, तो उसे भी इंडिया में अक्रू मानना है। कब मानना है उसकी एक कंडीशन है, गवर्नमेंट में कंडीशन नहीं है। रेसिडेंट से कमा रहा हूं तो ब्याज को अक्रू कब मानना है, इफ इट इज अर्न, या ऐसा लिख देता हूं मैं, इफ मनी बोरो यूज बाय resident for the purpose of earning income from business in India or any source.
अब क्या है इसका मतलब समझ लीजिए, अगर मैं कोई ब्याज रेसिडेंट से कमा रहा हूं तो उस ब्याज को इंडिया में अक्रू तभी मानना है जब मेरे दिए गए उधार पैसे से उसने क्या करा है। देखो ब्याज कमाने के लिए मैंने सामने वाले को उधार दिया, तो मेरे पैसे से अगर वो रेसिडेंट व्यक्ति जिससे मैं ब्याज कमा रहा हूं वो इंडिया में कोई बिजनेस करता है या इंडिया में कोई और तरीके से पैसा कमाने में मेरा बोरो मनी यूज करता है, तो मेरी बोरोड मनी से अगर सामने वाला इंडिया में पैसे कमाता है चाहे बिजनेस करके चाहे किसी भी तरीके से, तो फिर वो जो ब्याज मैं कमा रहा हूं उससे वो इंडिया में अक्रू। एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करें मैंने संगम इंडिया लिमिटेड को $1,00,000 का लोन दिया और उस $1,00,000 से संगम ने भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे उधार पैसे से बोरोवर ने क्या करा, इंडिया में बिजनेस करा, तो जो ब्याज संगम से मैं कमाऊंगा वो इंडिया में अक्रू है, वो इंडियन इनकम है। अब सपोज करें एग्जांपल उल्टा कर देता हूं, संगम को $1,00,000 का ब्याज दिया, चाइना में फैक्ट्री लगे उसने उस पैसे से, तो इन दैट केस मेरे बोरो मनी का यूज इंडिया में नहीं हुआ है, चाइना में हो रहा है, तो फिर वो ब्याज इंडिया में अक्रू नहीं है। तो जो ब्याज मैं संगम से कमाऊंगा वो इंडिया में अक्रू कब होगा, ऑलवेज नहीं होगा। देखो संगम कौन है, इंडियन की कंपनी है, मतलब रेसिडेंट है, तो जिससे मैं ब्याज कमा रहा हूं वो रेसिडेंट है, तो वो ब्याज जो मैं रेसिडेंट से कमा रहा हूं उसको इंडिया में अक्रू कब मानना है, जब मेरे उधार पैसे से वो पैसा कमाए या तो इंडिया में बिजनेस करके या किसी और तरीके से, पर अल्टीमेटली इंडिया में पैसा कमाने में उसको मेरी बोरो मनी यूज करनी है, चाहे बिजनेस करके कमाए चाहे किसी और चीज से। हो सकता है मेरी $1,00,000 से संगम ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली फिर किराए पे दे दी इंडिया के अंदर, तो भी वो जो ब्याज मेरे को देगा वो इंडिया में, क्योंकि मेरे उधार पैसे से सामने वाले ने पैसा कमाया है इंडिया के अंदर, तो क्योंकि वो पैसा इंडिया से कमा रहा है मेरे पैसे से, उसी कमाई से मेरे को ब्याज दे रहा है, तो ये शायद लॉजिक है कि जिस रंग में उसकी कमाई है उसी रंग में मेरी कमाई है, तो ब्याज भी इंडिया की हो गई क्योंकि उसकी खुद की कमाई इंडिया से हो रही थी जो दे रहा है ब्याज। तो ये लॉजिक के साथ सेकंड पॉइंट रेसिडेंट। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, प्लीज फोकस करना। अगर मैंने लोन दिया $1,00,000 का भारत सरकार को, अब वो भारत सरकार उस पैसे का उपयोग कहां करती है कैसे करती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्याज भारत सरकार से मिल रही है, इंडिया में अक्रू है, पर्पस इररिलेवेंट। रेसिडेंट से ब्याज कमाता हूं तो फिर देखना है कि वो मेरे पैसे से कर क्या रहा है, तो अगर वो मेरे पैसे से इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमा रहा है या फिर वो मेरे पैसे से कोई और तरीके से इंडिया में पैसा कमा रहा है, तो फिर वो मेरी ब्याज जो देगा वो इंडिया में। और सिमिलरली लास्ट पॉइंट एक और बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं ब्याज कमाता हूं किसी नॉन रेसिडेंट से, अगर मैं ब्याज कमाता हूं किसी नॉन रेसिडेंट से, तो उससे जो ब्याज मैं कमाता हूं उसको भी इंडिया में अक्रू मानना है। सेम लॉजिक यही, अगर वो बोरो की मनी का ये चीज है, बस यहां पे ध्यान रखना, ये वाली जो है ना एनी अदर सोर्स, ये वाला पॉइंट याद पे नहीं चलेगा, बिजनेस इन इंडिया तक ही चलेगा। मैं आपको शब्दों में समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज करें मैंने एक्कल क्या होता है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन को $1,00,000 का लोन दिया। अब ध्यान से सुनो, मैंने जिसको लोन दिया है ना वो इंडिया का एनआरआई है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन एक फॉरेन कंपनी, मतलब नॉन रेसिडेंट को लोन दिया, जो इंडिया का नॉन रेसिडेंट। मैं तो खुद तो एनआरआई हुई हूं, मेरी तो छोड़ी दो पिक्चर, जिसको मैंने लोन दिया वो एक नॉन रेसिडेंट है एप्पल। मेरे $1,00,000 से मुंबई में उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करा, तो अब जो ब्याज मैं एप्पल से भी कमा रहा हूं वो इंडिया में अक्रू हुआ है। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे उधार पैसे से एप्पल ने इंडिया में बिजनेस करके पैसे कमाए, बिजनेस करके कमाए। यहां पे नोट कर, नॉन रेसिडेंट में भी रेसिडेंट वाला लॉजिक ही, यानी जिसने मेरे से उधार लिया अगर वो इंडिया में पैसा कमाने में मेरा पैसा यूज कर रहा है तो ब्याज इंडिया में अक्रू हो रही है। फिर यहां पे केवल बिजनेस करके पैसा कमाएगा एनआरआई तो ही इंडिया में अक्रू। सपोज करें एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने मेरे $1,00,000 से इंडिया कंपनी के शेयर खरीद लिए और वो शेयर बेच के आगे पैसे कमाए होंगे, तो देखो एप्पल ने जो शेयर खरीद के पैसे कमाए, एप्पल की इनकम तो इंडियन है, कैपिटल एसेट इन इंडिया बेच के पैसे कमाए एप्पल ने, पर जो ब्याज एप्पल मुझे देगा वो इंडिया में अक्रू नहीं हुआ है, मेरी इनकम इंडियन नहीं है। रीजन बीइंग मेरे उधार पैसे से इनकम कमाई है सामने वाले ने इंडिया से, पर वो बिजनेस करके नहीं कमाई। तो एनआरआई से जो ब्याज मैं कमा रहा हूं उसे इंडिया में तभी अक्रू मानना है जब मेरे उधार पैसे से वो बिजनेस करके पैसा, बिजनेस से इनकम कमाए इंडिया के, बिजनेस से इनकम कमाए तो। और रेसिडेंट में क्या था, बिजनेस से कमाए किसी और तरीके से कमाए, दोनों चलेंगे। तो ये डिफरेंस है पहले दो, जो एनआरआई से ब्याज कमा रहा हूं और रेसिडेंट से ब्याज कमा रहा हूं उसको इंडिया में अक्रू कब मानते हैं। तो 915 सिंपल खत्म हो गया, ब्याज से होने वाली इनकम को इंडिया में अक्रू मानेंगे। देखो इस लॉजिक बड़ा खतरनाक है, ध्यान दो आप, मैं खुद एनआरआई हूं, जो उधार ले रहा है वो एनआरआई है, इंडिया से कोई लेन देन ही नहीं है, मैं विदेश में बैठा हूं, बोरोवर विदेश में बैठा है, पर फिर भी मेरी इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है। रीजन बीइंग मेरे पैसे से उसने क्या करा, इंडिया में बिजनेस कर लिया। इंडिया में आने का ही तरीका है, मतलब इंडिया में तो आए ही नहीं,
तो भी वो इनकम इंडिया में अक्रू मान ली। ये इतना बड़ा स्कोप है 915 का। ब्याज से होने वाली इनकम को इंडिया में अक्रू मानते हैं। 3 केस, गवर्नमेंट से कमाई तो ऑलवेज मानते हैं, रेसिडेंट कमाई तो ये कंडीशन में मानते हैं, एनआरआई से कमाई तो भी ये कंडीशन में मानते हैं। अभी देखो एप्पल ने मेरे से लोन लिया और लोन लेकर चाइना में बिजनेस करा तो इंडिया में अक्रू नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मेरे उधार पैसे से अगर वो विदेश में आउट ऑफ इंडिया कुछ कर रहे हैं तो फिर वो मेरी इनकम भी इंडिया में अक्रू नहीं है। पर अगर मेरे उधार पैसे से इंडिया में कुछ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो फिर वो इंडिया में अक्रू है। रेसिडेंट बिजनेस करे या कुछ और करके पैसा कमाए, नॉन रेसिडेंट बिजनेस करके कमाए। ये लॉजिक के साथ आपका 915। अब 915 अगर आ गया है तो 916, 917 जस्ट कॉपी है। मैं आपको छठी इनकम पे ले चलता हूं, 916, सेम लॉजिक। अब मेरी कमाई का नाम क्या है? रॉयल्टी। अब मैं रॉयल्टी इनकम कमा रहा हूं। अभी 915 में ब्याज कमाई, अब मैं रॉयल्टी कमा रहा हूं। तो रॉयल्टी की इनकम कब कमाई जाती है? अगर मैं पहले इस पर फोकस करूं तो आप पहले ध्यान से सुनना। रॉयल्टी की इनकम का मतलब समझ लो, कौन सी इनकम को रॉयल्टी कहते हैं पहले लीगली सुन लो। आप ये लिख लेना, आपकी कॉपी में अंडरलाइन कर रहा हूं। रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन फॉर, इस काम के लिए अगर मैं किसी से पैसा लेता हूं तो रॉयल्टी है, ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। तो राइट देने के कारण पैसा कमा रहा हूं, सारे राइट दिए हैं इनसे रिलेटेड। कोई पेटेंट मेरे नाम पे था, मैंने उसका राइट आपको दे दिया, तो आपसे जो पैसा मैं लूंगा वो रॉयल्टी टेक्निकल। तो ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट रिलेटेड टू दिस। इसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए पैसा कमाया, वही किससे रिलेटेड? कोई पेटेंट यूज कैसे होता है, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, फॉर्मूला, यूज कैसे होता है, यूज कैसे करना, उसको यूज करने की इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर मैं पैसा लेता हूं तो वो भी रॉयल्टी। पेटेंट का यूज, इन्वेंशन, मॉडल, वही वापस से आ गया, इसके यूज के लिए जो पैसा लिया। वापस से इंफॉर्मेशन देने का पैसा है, किसकी इंफॉर्मेशन है बेटा? टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज। ये जानकारी अगर मैं किसी के साथ अब शेयर करता हूं और पैसे लेता हूं तो रॉयल्टी है। कोई टेक्निकल नॉलेज शेयर करा, पैसे ले लिए, रॉयल्टी है, वो पैसा जो आएगा मेरे पास रॉयल्टी। इसी तरह से राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज करने का राइट मैंने आपको दिया और पैसे लिए, रॉयल्टी है। और फाइनली आपके सामने ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग वीडियो, टेप, फिल्म विद, वही समझ गया ना, वो टेलीकास्टिंग राइट देने के लिए जो पैसे लिए उसको भी क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान रखना, इनसे, इन तरीके से जो मैं पैसा कमाता हूं लोगों से, उसे रॉयल्टी कहते हैं। इनकम टैक्स में रॉयल्टी का मीनिंग ध्यान रख के चलना। तो अगर मैं एनआरआई हूं मतलब, और ये रॉयल्टी नामक इनकम कमा रहा हूं, मतलब मानिए कि मैंने किसी इंडिया जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को मैंने कोई पेटेंट शेयर करा, अपना राइट टू यूज दिया पेटेंट के लिए, तो जो पैसा रिलायंस मुझे देगा वो रॉयल्टी। तो मेन जो रॉयल्टी रिलायंस से कमा रहा हूं वो इंडिया में अक्रू है कि नहीं है, क्योंकि पैसा देने वाला इंडिया का आदमी है, तो उसके लिए 916 थोड़ा क्लियरिटी दे देगा। तो 916 जो 915 का लॉजिक है वो 916 में छिप रहे हैं। 915 में क्या होता था? ब्याज कमाता था, क्योंकि मैं उधार देता था लोगों को, तो मेरी उधारी वाले पैसे का क्या करते थे सामने वाले लोग, उससे जज करता था मेरी इनकम का नीचे, मेरे पैसे से वो क्या करते हैं ना। अब यहां पे मैं क्या देखूंगा? मेरे राइट से वो क्या करते हैं। मैं राइट दे रहा हूं लोगों को, राइट टू यूज, राइट यानी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, या राइट टू यूज दे रहा हूं, तो मेरे दिए गए राइट्स का वो क्या करते हैं, जिसको मैं दे रहा हूं, जिसे रॉयल्टी मिलेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरी रॉयल्टी का नेचर इंडियन है कि फॉरेन है। मैं आपको इसको क्विकली बता देता हूं। आप वीडियो पोस्ट कर लेना इधर, और ये आराम से लिख लेना, पहले लिखा पढ़ी जरूर कॉपी में कंप्लीट कर लेना। सेम लॉजिक लगा देता हूं। मैं ऐसा करता हूं ना, मैं तो इसी में चेंज कर देता हूं। 915 की जगह ये लिख दिया मैंने 916, इंटरेस्ट की जगह हो गया रॉयल्टी। अब सेम लॉजिक, रॉयल्टी की इनकम को इंडिया में अक्रू मानेंगे अगर ये रॉयल्टी मैंने गवर्नमेंट से कमाई। सेम लॉजिक, इंटरेस्ट गवर्नमेंट से कमाया तो इंडिया में अक्रू, रॉयल्टी भी अगर मैं गवर्नमेंट से कमा रहा हूं तो इंडिया में अक्रू माने। अगर ये रॉयल्टी में किसी रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कमाऊं, जैसे रिलायंस से कमाऊं, रिलायंस रेसिडेंट है इंडिया की, ध्यान रखना इंडियन कंपनी है, तो वही लॉजिक,
अब यहाँ पे मनी बोरोड उस इंटरेस्ट में क्या देखता था, मेरे मनी बोरोड का क्या करते थे वो। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मनी बोरोड को हटा दूं, इफ राइट यूज बाय, वही है जो राइट मैंने दिया रेसिडेंट को, उसको अगर वो इंडिया में कमाने के लिए यूज करे, या तो बिजनेस करके या किसी और सोर्स ऑफ इनकम के लिए। सेम लॉजिक है ना, उधर मनी बोरोड मेरे मनी पैसे से वो क्या करता था, अभी मेरे राइट से वो क्या कर रहा है। और अगर ये रॉयल्टी में किसी नॉन रेसिडेंट से कमाता हूं तो उसे भी इंडिया में अक्रू मानेंगे, वही सेम लॉजिक जो मनी बोरोड में। यहां पे भी क्या हो जाएगा, अगर मेरे राइट का यूज नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमाने के लिए करे, क्या करके, बिजनेस। अब यहां पे बस ध्यान रखना कि जब इंटरेस्ट का बात था तो नॉन रेसिडेंट से कमाया गया इंटरेस्ट तभी इंडिया में अक्रू मानना था जब वो मेरे पैसे से इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमाए, और सोर्स नहीं चलेंगे। पर यहां पे जब राइट का बात आएगा, रॉयल्टी का बात आएगा, तो बिजनेस करके कमाए तो भी चलेगा, और ये कट नहीं है इधर, ये दोनों जगह चलेगी। पूरा का पूरा कॉपी है, पूरा का पूरा कॉपी। मतलब क्या हुआ, मेरे राइट से वो इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमाए तो भी मेरी राइट, वो रॉयल्टी की इनकम इंडिया में अक्रू है, और वो किसी और तरीके से कमाए तो भी है, यानी यहां पे बिजनेस और एनी सोर्स भी चलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, नोट कर लेना, इंटरेस्ट के केस में नॉन रेसिडेंट से कमाया गया ब्याज तभी इंडिया में अक्रू मानना है जब मेरे उधार पैसे से इंडिया में बिजनेस करके वो पैसा कमाए, और सोर्स से कमाएगा तो नहीं चलेगा। पर यहां पे राइट से इंडिया में पैसा कमाए बिजनेस करके तो भी चलेगा, और सोर्स से कमाए तो भी चलेगा। तो ये पूरा कॉमन हो गया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इधर बिल्कुल कॉमन हो गया, डिट्टो हो गया। तो ये 916 खत्म हो गया, रॉयल्टी की इनकम को कब इंडिया में अक्रू मानना। और सेम अगला लॉजिक 917, तीनों भाई है, इंटरेस्ट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम। अब 917 जो मेरे पास आती है, अगली इनकम का नाम है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस से होने वाली इनकम। अब अगर मैं ये पैसा कमाता हूं 917 वाला पैसा, यानी कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से पैसा कमाता हूं, तो इसे इंडिया में अक्रू कब मानते हैं, 9187 बताता है। 917 पहले पापा से बात करते हैं, कौन सी इनकम को टेक्निकल सर्विस की फीस कहता हूं, तो इसका भी मीनिंग लिख लेना। अगर कोई कंसिडरेशन मैंने लिया है, ध्यान से सुनो, मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के, ऊपर भी देखो रॉयल्टी में भी वर्ड था मैनेजरियल टेक्निकल वाला वर्ड, पर वहां पे राइट है, यहां पे सर्विसेज। अगर मैनेजरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए मैंने लोगों से कोई पैसा लिया, तो उस पैसे को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कहते हैं जीएसटी, और क्या, इनकम टैक्स 917। तो टेक्निकल सर्विस की फीस को इंडिया में कब अक्रू मानना है, आइए कट पेस्ट कर देता हूं। ये आइए 916 हो गया, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये लिखा 6 की जगह 7, ये लिखा रॉयल्टी की जगह फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, वही लॉजिक अब आ जाइए। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को इंडिया में अक्रू मानूंगा अगर ये फीस मैंने गवर्नमेंट से ली है, खत्म। रेसिडेंट से मानूंगा, अब आप खुद बना सकते हो, मेरे ख्याल से घर पे बैठ के आप सोचना, ये पैसा मैं क्यों कमा रहा हूं, सर्विस देने के कारण है ना, सर्विस देने के कारण। तो सिंपल बात है, अगर किसी रेसिडेंट से मैंने ये फीस ली तो उसे इंडिया में अक्रू माननी है अगर मेरे द्वारा दी गई सर्विस का यूज, रेसिडेंट ने इंडिया में कमाने के लिए किया, या तो बिजनेस करके या किसी और सोर्स। और सेम नॉन रेसिडेंट में भी, अगर मेरे द्वारा दी गई सेवा का उपयोग नॉन रेसिडेंट ने पैसा कमाने के लिए किया है इंडिया में, बिजनेस करके या किसी और सोर्स के। तो केवल नोट करना, नॉन रेसिडेंट में केवल इंटरेस्ट वाले केस में और सोर्स नहीं चलेगा, केवल बिजनेस चलेगा, बाकी कॉमन ही है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जो भी है। तो जैसे एप्पल इनकॉर्पोरेशन को मैंने कोई मैनेजरियल सर्विस दी जो कि वो मुंबई प्लांट के लिए यूज कर रहा है, तो एप्पल से जो मैं मैनेजरियल सर्विस देने के लिए पैसा लूंगा उसे क्या बोलते हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विस बोलते हैं। तो इस फी फॉर टेक्निकल सर्विस को इंडिया में अक्रू मानेंगे क्योंकि मेरे द्वारा दी गई सेवा का उपयोग इंडिया में किया गया है, बिजनेस के लिए या किसी और जगह भी किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो इसलिए मेरी इनकम इंडिया में अक्रू। तो ये लॉजिक के साथ तीनों भाई भाई चलेंगे, 5, 6, 7, इंटरेस्ट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। तो ये तीनों इनकम को कब इंडिया में अक्रू माना जाता है, ये कंक्लूड हो गया। 917 तक की बातें होगी। और 918 तो आपको पहले ही बता चुका था मैं, गिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन के दौरान मैंने एक चीज बताई थी,
और 918 मैंने आपको उसी समय समझा दिया था। मैं जस्ट वापस से रिकैप कर रहा हूं। गिफ्ट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन में एक बात कही थी 918, याद करो, आइए उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई भी रेसिडेंट कैश गिफ्ट देता है मुझे, अगर गिफ्ट का नेचर कैश है, देने वाला कोई रेसिडेंट है, तो उस गिफ्ट की इनकम को ऑलवेज इंडिया में अक्रू मानेंगे। चाहे वो कैश गिफ्ट वो अपने इंडिया के खाते से मुझे ट्रांसफर करे, विदेशी खाते से करे। याद करो एक क्वेश्चन आता था कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कैश गिफ्ट दिया, एक तो एसबीआई के खाते से ट्रांसफर करके पैसे दिए और एक विदेश के खाते से करके दिए। मैंने उस क्वेश्चन में दोनों में कहा था ये दोनों ही इनकम इंडियन है, क्योंकि जो दोस्त है मेरा वो रेसिडेंट है और वो कैश गिफ्ट दे रहा है। खाता कौन सा है, खाता कौन से आ रहा है पैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनी सम ऑफ मनी, मनी मतलब कौन से गिफ्ट की बात है, कैश गिफ्ट, पेड बाय रेसिडेंट, देने वाला रेसिडेंट होना चाहिए, टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, एनआरआई को दे रहा है, एनआई एनओआर को दे रहा है, तो वो गिफ्ट ऑलवेज इंडिया में क्या माना जाएगा, अक्रू माना जाएगा। कैश गिफ्ट पेड बाय रेसिडेंट ऑलवेज इंडिया में अक्रू। पर याद करना, मैं वापस से बता देता हूं, आईयूएस में एक और पॉइंट था, दो गिफ्ट और आते हैं आईयूएस में टैक्सेबल वाले, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट अगर मुझे किसी रेसिडेंट ने दिया, तो क्योंकि देने वाला रेसिडेंट है, दैट डज नॉट मीन कि वो इनकम इंडिया में अक्रू होगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, वापस एक बार एग्जांपल बता ही देता हूं। मैं एनआरआई हूं, मेरा एक दोस्त रेसिडेंट है, सपोज करो मैं एक्स हूं, मेरा दोस्त रेसिडेंट है, उसका नाम वाई है। उसने मुझे 10 लाख रुपए की ज्वेलरी गिफ्ट करी। आपको पता होना है ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। टेक्निकली दोस्त से गिफ्ट मिला है, 10 लाख की वैल्यू है, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है, टैक्सेबल तो है, पर क्योंकि मैं नॉन रेसिडेंट हूं, तो मेरे लिए 10 लाख का गिफ्ट तभी टैक्सेबल होगा जब ये इंडियन इनकम, ध्यान रख लेना वो लॉजिक, रेसिडेंट। तो क्योंकि देने वाला दोस्त रेसिडेंट है, दैट डज नॉट मीन कि इंडियन इनकम। अगर ये कैश देता ना, तब तो ये पक्का इंडियन इनकम था, मेरे को 10 लाख पे टैक्स देना है। पर क्योंकि ये ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, 918 नहीं लगेगा। तो इसका जजमेंट अब इंडियन फॉरेन नॉर्मल सेंस से लो। अब सपोज करें मैं बोलता हूं कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं और ये 10 लाख रुपए की ज्वेलरी मेरे दोस्त के न्यूयॉर्क के लॉकर में पड़ी हुई है। अब उधर से मेरे को उसने गिफ्ट कर दिए, तो फिर अक्रू भी न्यूयॉर्क, रिसीव भी न्यूयॉर्क, फॉरेन इनकम है, मेरे को टैक्स नहीं देना है इसमें। देने वाला दोस्त भले रेसिडेंट है, पर क्योंकि देने वाला रेसिडेंट है, दैट डज नॉट मीन कि इनकम इंडियन है। कैश गिफ्ट में ये लॉजिक है, देने वाला रेसिडेंट हो तो इंडियन हो जाती है, पर बाकी गिफ्ट में नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो यहां पे क्या होगा, ये गिफ्ट का नेचर फॉरेन है, मेरे को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्रू भी न्यूयॉर्क और रिसीव भी न्यूयॉर्क। तो ये लॉजिक के साथ आपको रहना है। और इसी के साथ ये बेटा इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया वाला जो सेक्शन हमारा पेंडिंग था वो खत्म है। अब आराम से पढ़िए, और ये सेक्शन आपको इनकम के नेचर डिसाइड करने में बहुत मदद करेगा, इंडियन फॉरेन को पूरा क्लियरिटी से जज कर पाओगे। तो 8 सेक्शन है, 8 क्लोज है, 911 से लेकर 918। ठीक है, धन्यवाद।